अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। सदर आरिफ अलवी ने सियासत छोड़ने का फैसला कर लिया है जनाब, और वो अब सियासत से बिल्कुल दस्तबरदार हो जाएंगे। इमरान खान के रवैये ने उनके दिल को तोड़ दिया, और ख़ास तौर पर इस इल्ज़ाम के जनाब नवाज शरीफ की सियासत में वापसी और नवाज शरीफ की नाअहली का खात्मा, नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर सियासत में हिस्सा लेने का, अहल और वज़ीर आज़म बनने का रास्ता हमवार करने में आरिफ अलवी साहब का हाथ था। और आरिफ अलवी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके नवाज शरीफ के रास्ते को खोला था। ये इल्ज़ाम जो है ना, वो आरिफ अलवी साहब ने दिल पर ले लिया है, और उसके नतीजे में मुफाहमत की इस वक्त जो कुछ पस पर्दा कोशिशें हो रही थी, आरिफ अलवी साहब ने इन कोशिशों से भी खुद को अलग कर लिया है। और उसके नतीजे में जनाब मुझे इस तरह लग रहा है जैसे इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। आरिफ अलवी साहब की तरफ से सियासत से पीछे हटने, सियासत के मैदान को खाली करने के हवाले से गौर व फिक्र का इतराफ़ खुद उनकी अहलिया मोहतरमा समीना साहिबा ने भी किया। और उनका ये कहना है कि मैंने भी आरिफ अलवी साहब को ये मशवरा दिया है कि अब सियासत में आपकी कोई गुंजाइश रह नहीं गई, बाकी बेहतर यह है कि आप सियासत को टाटा गुड बाय कर दें, और अब बाकी ज़िंदगी जो है वो तालीम के फ़रोग़ के लिए किसी भी गैर सरकारी अंजुमन के साथ राब्ते करके जनाब एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के हवाले से या एजुकेशन सिस्टम में बेटरमेंट के हवाले से अपने रोल को और अपने असर और रसूख को इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब यह है कि इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। और इसका मतलब यह भी है कि एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने अपनी तबीयत के हाथों मजबूर होते हुए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मान ली है, इस हकीकत के इदराक के बावजूद कि इस वक्त वो अडयाला जेल में मौजूद हैं और साइफर का मामला उनके लिए गले का फंदा बन चुका है। ना सिर्फ वो बल्कि खुद उन्हीं के पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब भी अडयाला जेल में ही मौजूद हैं। और खुद शाह महमूद कुरैशी साहब इस बात का एतराफ़ या इस बात का इशारा इन अल्फाज में दे चुके हैं कि मैं अडयाला जेल में जिस बैरक में मौजूद हूँ, उस बैरक की एक खिड़की फांसी घाट की तरफ खुलती है। इसका मतलब यह है कि चेयरमैन को एहसास हो ना हो, पार्टी के वाइस चेयरमैन को इस बात का बखूबी एहसास है कि उनके लिए जो मुश्किल दौर है वो अभी बाकी है, और इस मुश्किलात का अंजाम किसी एक का फांसी घाट तक पहुँचने के बाद ही हो सकता है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि जिस शख्स के फांसी घाट पहुंचने के ज़्यादा इम्कानात हैं या जिसको स्केप घोट बनाया जा सकता है, वो इमरान खान तो यकीनी तौर पर नहीं होंगे। क्योंकि अगर ऐसा कोई मौका आया जहां पर इमरान खान साहब को जिम्मेदारी को फिक्स करना पड़ा, तो इमरान खान खुद जिम्मेदारी लेने की बजाय शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे कर देंगे कि हाँ, मुझे इस लाइन पर चढ़ाया ही शाह महमूद कुरैशी ने था, मुझे इस पटरी पर चढ़ाया ही शाह महमूद कुरैशी ने था, लिहाजा शाह महमूद कुरैशी के लिए वो जो खिड़की खोली जा रही है या खुद उनको नज़र आ रहा है कि खिड़की खुल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस हवाले से जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश की कि मोहतरमा समीना साहिबा, समीना अलवी साहिबा जो आरिफ अलवी साहब की अहलिया मोहतरमा हैं, उनकी तरफ से सामने आई है। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अलीम खान साहब के टीवी चैनल समा पर एक इंटरव्यू देते हुए इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार भी किया है कि जनाब ये वाला जो ऑप्शन है ये आरिफ अलवी साहब को खुद उनकी तरफ से भी दिया गया है, और इस वक्त जो हालात हैं वो आरिफ अलवी साहब के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहे। बेहतर ये है लिहाजा मौजूदा हालात में कि आरिफ अलवी साहब इस सारी सूरत हाल से अपने आप को अलग कर लें। बल्कि आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब से फासला इख्तियार करते हुए एक तकरीब मैंने भी देखी थोड़ी देर पहले एक ख़बर के हवाले से, जिसके अंदर आरिफ अलवी साहब इस बात का इजहार कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो बेहतरी के इशारे नज़र आ रहे हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और मौजूदा निगरान हुकूमत के अमली इक़दामात की वजह से है। और इन दोनों के इक़दामात ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आरिफ अलवी साहब ने अब इस बात का फैसला कर लिया है कि अब वो कुछ अरसा या जितना भी अरसा इस ये जो है इक़्तिदार में या ईवान सदर में मौजूद रहेंगे, वो पार्टी की लाइन और लेंथ पर काम करने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की लाइन के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि यही उनके लिए एक फीजेबल रास्ता है। अदरवाइज आरिफ अलवी साहब को इस इल्ज़ाम का बोझ ना उठाना पड़ता कि जनाब आरिफ अलवी ने डील कर ली है और एक जिसे हम कहते हैं ना
टेंथ रेटेड पॉलिटिकल वर्कर के ज़रिए इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया। और इस वक्त तो वो जो है ना शेर अफजल मरवत साहब, वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि जितनी बदतमीज़ इमरान खान है उतना ही बदतमीज़ शेर अफजल है। जिस हद तक इमरान खान घटिया इल्ज़ामात या घटिया लेवल पर आके पॉलिटिक्स करते हैं, शेर अफजल मरवत साहब का भी ये लेवल है, लिहाजा वो दोनों का तो मैच बनता है। अब इमरान खान के तर्जुमान शेर अफजल मरवत की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम अगर आयद किया जाए कि इमरान खान कहता है कि आरिफ अलवी ने डील कर ली है, या इमरान खान की हमशीरा मुहतरमा जो है अलीमा खान साहिबा वो इल्ज़ाम लगा दें आरिफ अलवी साहब पर, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने माजी के अंदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से जितनी भी मुफाहमत की कोशिशें हुई या इमरान खान को बेल आउट करने के लिए कोशिशें हुई, इमरान खान ने उसके ऊपर रत्ती बराबर उसको वैल्यू करने की जो है उसको कोशिश नहीं की, बल्कि आरिफ अलवी साहब के सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। माजी में एक नहीं कम अज़ कम 3 मरतबा सीरियस अटेम्प्ट्स किए हैं आरिफ अलवी साहब ने। कतई नज़र इस बात से कि उनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट ने क्या राय बनाई, उस वक्त की गवर्नमेंट ने आरिफ अलवी साहब के बारे में क्या राय बनी, मीडिया ने आरिफ अलवी साहब के बारे में क्या राय बनाई, कतई नज़र इस बात से उन्होंने अपना जो लीडर है इमरान खान, उसको लीडर ही जाना और उसको हर तरह का रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की। बल्कि अभी रिसेंटली हामिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू के अंदर भी आरिफ अलवी साहब ने अपना जो लीडर है वो इमरान खान को करार दिया और इस बात का भी इज़हार किया था कि जनाब अगर मैं सदर ना होता तो इस वक्त जेल में होता, और उन्होंने बिलवास्ता अंदाज में इस बात का जिक्र किया कि मैं इमरान खान के साथ होता और इमरान खान की पॉलिसीज़ को टो कर रहा होता। लेकिन जवाब क्या मिला कि जनाब आरिफ अलवी ने डील कर ली है और आरिफ अलवी ने नवाज शरीफ के वज़ारत उज़्मा तक का जो रास्ता है चूँकि साफ़ कर दिया है, अब मुझे आरिफ अलवी पर कोई एतबार नहीं। अब ख़ास तौर पर मौजूदा हालात जहाँ पर जो असद कैसर साहब हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं और इन जैसे कुछ दीगर एतदाल पसंद हैं, वो सियासत को एतदाल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान ने इनफैक्ट इस एक तीर से 2 निशाने बनाए, एक आरिफ अलवी साहब को भी शटअप कॉल दे दी और दूसरा इन एतदाल पसंदों को भी ये पैगाम दे दिया कि जनाब इस एतदाल पसंदी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रत्ती बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद फिर जो लबो लहजा है असद कैसर साहब का या अली मोहम्मद खान साहब का, इसके अंदर भी कुछ तब्दीली आती हुई महसूस हो रही है। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इमरान खान के इस पैगाम के बाद लबो लहजे में तब्दीली आ रही है, तो उस लबो लहजे में तब्दीली का अंदाज़ा हमें असद कैसर या अली मोहम्मद खान के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी मुशाहिदे में आ रहा है, जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अल-कुद्स के हवाले से एक कोयटा में रैली से खिताब करते हुए जो इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो सूरत हाल वाक़ईतन बहुत ही ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है, और इसराइल इस वक्त हर एक लेवल को अबूर करते हुए यानी बर्बरियत के उस लेवल पर चला गया है जहां पर तो मेरा ख्याल है कि ये बात फ़र्ज़ हो गई है कि उसके ख़िलाफ़ अब मुस्लिम उम्मा को सिर्फ ये रैलियां निकालने या बयानात देने से आगे बढ़कर कुछ सोचना पड़ेगा, कोई अमली और ठोस पैगाम देना पड़ेगा, वरना इसराइल जो ना गज़ा जो इतनी सी एक स्ट्रिप रह गई थी फ़लस्तीनियों के पास, उसको भी हड़प कर लेगा और फ़लस्तीनियों का नामो निशान इसराइल के अपने जो उस एरिया है उससे बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर नेतन्याहू की तरफ से मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि एक उन्होंने पैगाम भी जारी किया कि जनाब हम हमास को ख़त्म कर देंगे। अब हमास को ख़त्म करने का मतलब बिलवास्ता तौर पर फ़लस्तीनियों को ही ख़त्म करने वाले हैं। हमास वाले कोई आसमान से थोड़ी उतरे हैं, ज़मीन से थोड़ी उगे हैं, वो कोई ऐसी मखलूक तो नहीं है जिसके सर पे सींग होंगे, वो भी फ़लस्तीनी हैं और वो अपनी जद्दोजहद अपने अंदाज में कर रहे हैं। उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, उसकी तायीद की जा सकती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास वाले भी फ़लस्तीन के रहने वाले हैं और उनको उनसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब यह है कि अब इसराइल किसी भी शख्स के ऊपर हमास से वाबस्तगी का इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल कर देगा। क्या इसराइल को इस बात का लाइसेंस दे दिया गया है? यकीनी तौर पर नहीं। अब इस पॉलिटिक्स के अंदर जब इस तरह की सिचुएशन बन रही हो, बल्कि एक वीडियो क्लिप यकीनी तौर पर देखने से भी ताल्लुक़ रखता है और दिल को दहला देने वाला है कि इस फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर मलबे के ढेर से भी अज़ान की आवाज़ बुलंद हो रही है और अज़ान ख़त्म करने के बाद जो मौलाना साहब हैं वो रोते हुए फरियाद कर रहे हैं अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर से
کہ اب یہاں پر میرے علاوہ اور تیرے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا باقی، بلکہ تیرے علاوہ بھی کوئی نہیں رہ گیا باقی، کیونکہ میں کس وقت مر جاؤں مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو زندہ لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے مارے جا چکے ہیں اسرائیلی بمباری میں۔ تو ہی ہے، تو ہی رہے گا، تو ہی اس صورتحال کا شاہد بھی ہے اور اس کو دیکھنے والا بھی ہے اور اس کو ہمیں اس مصیبت سے نکالنے والا بھی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اتنی خوفناک سچویشن کو ڈیولپ ہو چکا ہے۔ مولانا صاحب نے بھی ریلی نکالی ہے، سراج الحق صاحب نے بھی ریلی نکالی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اب ہم نے اس یکجہتی کے اظہار سے آگے بڑھ کر کچھ اور اقدامات کرنے ہوں گے، کچھ ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے، کم از کم اور مسلم امہ کے باقی وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے وہ اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس کے ساتھ موجودہ حالات میں جب تک اسرائیل جنگ بندی نہیں کر سکتا سفارتی تعلقات ہی منقطع کر دیں، سفیروں کو ہی واپس بھیج دیں، کم از کم کو پتہ تو چلے گا یار یہ کوئی لاشیں نہیں ہیں، یہ کوئی زندہ لوگ ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا حال بھی ہم جیسے ہی ہو گیا کہ جس طرح ہم آدھ مرے ہیں اس طریقے سے وہ بھی آدھ مرے ہیں۔ مولانا صاحب نے کوئٹہ میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ یہودیوں یہ بات سن لو، یہاں پر تم نے جس بندے کو بٹھایا ہوا تھا اپنے مفادات کی نگہبانی کے لیے، ہم نے اس کو یہاں سے فارغ کر دیا ہے، نکال دیا ہے، اور اب وہ اپنا کیے کا حساب دے رہا ہے جیل میں رہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب نے واپس عمران خان کو ایک مرتبہ پھر یہودی ایجنٹ بھی قرار دیا ہے اور اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ عمران خان کو یہاں سے نکالنے کے بعد یعنی حکومت سے الگ کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ انفیکٹ یہاں پر یہودی ایجنڈے کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ اب میرا مولانا صاحب اپنے سیاسی فلسفے کے اظہار کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس موقع پر اور اس کاز کے لیے اگر آپ ریلی نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر پاکستانی سیاست کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ انفیکٹ فلسطینیوں کے زخموں پر نمک پاشی ہے، لیکن اس کے لیے جو ماحول ہے یقینی طور پر وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہی تشکیل دیا گیا۔ اصولی طور پر تو عمران خان کو اس پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پر خوش ہونا چاہیے تھا، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ان کی پارٹی اس وقت صحیح ٹریک پر آ رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بجائے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اور اس ریکنسیلیشن کا کسی نہ کسی لیول کے اوپر ان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ریکنسیلیشن کوئی ایک گلی ہے اور اس گلی کے نتائج جو ہیں وہ ان کو وہ یہ ریکنسیلیشن والی گلی ان کو پسند نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کانفرنٹریشن جو ہے وہ انفیکٹ ایک بلیسنگ ہے، اور اس کانفرنٹریشن کے زندہ رہتے ہوئے ہی پاکستان تحریک انصاف زندہ رہ پائے گی۔ کنفرنٹریشنل پالیٹکس ہی انفیکٹ ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کا خمیر ہے اور ہمیں اپنی روح کو اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ایک مرتبہ یہ جو محسوس ہو رہا تھا کہ کشیدگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، وہ کشیدگی وہ تناؤ ایک مرتبہ پھر سیاست کے اندر وارد ہو رہا ہے، اور موجودہ حالات میں یہ یقینی طور پر کسی بھی طور پر اس کو آپ درست قرار نہیں دے سکتے، خاص طور پر اس موقع پر جب ہم بہت ہی زیادہ سنگین نوعیت کے مسائل میں گھرے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے فاسٹ ٹریک ہو گیا ہے، اور فاسٹ ٹریک ہونے کے بعد اب اس چکر سے بھی عمران خان کے نکلنے کے امکانات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انہیں کنفرنٹریشن کی بجائے ریکنسیلیشن کی طرف آنا چاہیے۔ اور آخری ہمدرد جو اس سسٹم کے اندر ان کے لیے باقی رہ گیا تھا یعنی عارف علوی صاحب، کم از کم عارف علوی صاحب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے حق میں وہ کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ اب بھی آواز بلند کرتے رہیں گے، لیکن ان کے دل میں اس بات کی کسک ضرور رہ جائے گی کہ خان میں نے چنگی نہیں کی تھی۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔